हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है जो 2013 में आईएएस में पूछा गया था। संविधान में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर संसद के अधिकार और न्यायालय के नियंत्रण दोनों के बीच संबंधों के आधार पर आलोचना के और समालोचना दोनों कार्य करना है, यानी सकारात्मक नकारात्मक बताने हैं। तो पहले खंड में आप लिखेंगे, संसद में संविधान संशोधन की शक्तियाँ निहित हैं तथा वह संविधान में किसी भी प्रावधान को जोड़कर या समाप्त करके या संशोधित करके इनमें संशोधन कर सकती हैं और संसद 3 प्रकार के संविधान में संशोधन कर सकती है, जैसे एक साधारण बहुमत के द्वारा, एक विशेष बहुमत के द्वारा और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से विधानमंडलों की स्वीकृति होना आवश्यक है। विशेष बहुमत का मतलब होता है उपस्थित तथा 2/3 बहुमत से पारित। साधारण में होता है 50% प्लस और विशेष में 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्य। संसद को यह शक्ति असीमित नहीं है। इस पर उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित प्रकार से नियंत्रण स्थापित करता है। साथ में ध्यान रहे, भारतीय संविधान में जो शक्ति का पावर है, यानी जो शक्ति है, वो जो विभाजित किया गया है, ऐसा विभाजित हुआ है जिसमें कोई भी ताकतवर नहीं बन सकता है और न कोई तानाशाह बन सकता है। संसद को यह शक्ति असीमित नहीं है। इस पर उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित प्रकार से नियंत्रण स्थापित करता है, जैसे 1951 के शंकरी प्रसाद मामला संपत्ति के अधिकार में कटौती का विषय था। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 362 में मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। गोलकनाथ मामला हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद मौलिक अधिकारों में न तो कटौती कर सकता है और न ही मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है। 24वां संविधान संशोधन हुआ, जिनमें अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन की वैधता को बहाल रखा, लेकिन संविधान की मूल संरचना बदलने की शक्ति नहीं दी। ये केशवानंद भारती मामला 1973 में किया गया था। यानी यहाँ पे जब बात आएगी कि जो मूल ढांचा है, आधारभूत संरचना है, वो अवधारणा कहाँ पे, तो केशवानंद भारती मामला हुआ था। केशवानंद केस जो है बहुत प्रचलित केस है 1973 का। ये केस तो हार गए थे, लेकिन इनके केस के मामले से इतना ज़्यादा संविधान में व्यवस्थाएं की गई जिससे सामान्य जनता के हितों की रक्षा हो सके। 42वां संविधान संशोधन, संसद की विधायी शक्ति की कोई सीमा नहीं तथा संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया था, लेकिन आगे चल करके इसमें 44वां संशोधन किया गया और कुछ इसमें रियायतें दी गईं। मिनर्वा मिल्स 1980 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को संविधान के मूल विशेषता मानते हुए संसद को अमान्य कर दिया। 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31B के विषय को संसद द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर रखा गया। वामन राव बनाम भारत संघ 1981 का मामला था। न्यायालय के अनुसार 9वीं अनुसूची को न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, ऐसी बातें कही गई। और मौलिक अधिकारों को निर्देशक तथ्यों की अधिक वरीयता दिए जाने के संदर्भ में केरल शिक्षा विधेयक 1957
न्यायालय ने दोनों को पूरक माना और रचनात्मक समायोजन का सिद्धांत दिया। अब इसमें सीमाएं क्या क्या हैं? संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति आवश्यक होती है, वह भी उनमें से आधे की, जबकि अमेरिका में यह तीन चौथाई राज्यों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक होता है। संविधान ने राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधित मंजूरी या उनके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की है। अब समाधान के रूप में है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाए जाने हेतु समय समय पर न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश तथा मूल ढांचे में शामिल घटकों का अनुपालन सुनिश्चित हो। साथ ही राज्य विधानमंडलों की भूमिका भी बढ़ाई जाए, जिससे संघीय भावना में वृद्धि हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।